क्वेश्चन जो है आप लोग का ये हुआ, ठीक है। मैम चार्ट को बता दिए, फिर से बताएगी मैम। चिंता मत करिए। चलिए देखिए, यहाँ सीधा है, आप लोग का छूट गया, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम को जो है आप सभी प्राथमिकता थोड़ा दीजिए, मैम ठीक है। हाँ। अरे हम भी खाना भी जरूरी है मैम। अभी दिखा देते हैं बोर्ड, चिंता मत करिए। देखिए दिखाई दिया, चलिए देखिए, जिनका भी छूटा हुआ है एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। आप सभी जो है एकदम पूरा जो है जम करके जो है इस क्वेश्चन पर जमे रहिए। चलिए हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्वेश्चन कब का है भाई? 21 जनवरी 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। और डिस्कस किसका करने जा रहे हैं? बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का, ठीक है। 2 बजे तो 2 बजे आप लोग अपना थोड़ा टाइम को ये कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है विकास के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर तरफ होता है, ठीक है। फिर से समझिए, कह रहा है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ए नंबर कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। सही बात है कि बच्चा जब भ्रूण का निर्माण होता है तो क्या है, माँ के नाभि से बच्चे का नाभि क्या रहता है? कनेक्ट रहता है, अटैच रहता है, उसी से भोजन पानी हवा सब चीज बच्चे को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि विकास जो है उसका शरीर का केंद्रीय भाग क्या हो गया? हमारा नाभि हो गया। और उसी नाभि से हमें क्या मिलते हैं? हर तरह के पोषण मिलते हैं, जिससे कि हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर तरह का विकास क्या होता है? सुनिश्चित होता है। तो सही बातें हैं। दूसरा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक। आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होगा। ऐसे क्षेत्र विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। आप अगर विकास संख्यात्मक है, जैसे कि कोई आदमी 5 फुट 8 इंच है, ठीक है, माने कि ये संख्यात्मक है, लेकिन सटीक रूप से आप नहीं माप सकते हैं, ठीक है। जैसे शारीरिक विकास तो माप लेंगे, मान के चलिए, तो उनकी एक निश्चित आयु होती है। और बात अन्य विकास की है, जहाँ की हम मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास या अन्य प्रकार के जो भी विकास है उनका सटीक मापन नहीं होता है। आज हम ये है तो कल क्या होंगे इसकी कोई भी कल्पना नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, ठीक है। पहला है केवल आनुवंशिकता से, नहीं बच्चा, ठीक है। केवल पर्यावरण से, ये भी नहीं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, बिल्कुल सही, ठीक है। ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से, ये गलत। तो राइट आंसर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, ठीक है। बहुत ही फास्ट हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा, ठीक है, यानी कि परंपरागत शिक्षा को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा केवल मूक, जहाँ देखिए केवल की बात हो ना तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो केवल मूक मतलब होता गूंगा, और श्रवण को मूक श्रवण यानी मूक बधिर, ठीक है, जो कि गूंगा और बहरा होता है बच्चा, ठीक है। इनको प्राथमिकता देता है नहीं भाई, ठीक है। दूसरा है अधिगमकर्ताओं को, यानी कि लर्नर्स की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। प्रगतिशील शिक्षा नहीं कि अगर हम तेज हैं, आप तेज हैं, ये नहीं है तो हमारे दोनों के लिए है और इनके लिए नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में है क्या?
कोई भी परंपरागत शिक्षा उसको जब हम बढ़ावा देते हैं यानी कि अधिगम पर आधारित करते हैं, सीखने पर आधारित करते हैं, वो प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि व्यक्तिगत भिन्नता की बात। अंक उन्मुख होता है कि जो ज्यादा अंक लाया वही प्रगतिशील कक्ष का क्या है, एक उदाहरण है। अच्छा अंक लाना ही प्रगतिशील शिक्षा नहीं है। ठीक है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत यानी कि अधिगम जैसा करिएगा वैसा ही आपका क्या होगा, व्यवहार होगा। अधिगम जैसा करिए, अपने व्यवहार को जैसे अधिगम पर आधारित करेंगे वैसा ही आपका क्या होगा, व्यवहार होगा। ठीक है, तो ये अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत पर क्या होगी, हमने जब हम बैठिए मैम 2 नंबर पढ़िए। 2 नंबर है अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता, बिल्कुल ये सही पॉजिटिव है। ठीक है, बैठिए। ठीक है, हाँ, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, जैसे कि हम आप ये वो सब क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ अधिगमकर्ताओं की जो है यानी कि हम आपके अलग अलग भावनाओं, अलग अलग नॉलेज, अलग अलग प्रॉब्लम का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ये क्या है, प्रगतिशील शिक्षा का कहना है। ठीक है, ये पॉजिटिव के सेंस में लेंगे। चौथा है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग सीधा क्या दिया, कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। बैठ जाइए, कंफर्टेबल होगा अगर टाइम है तो, है। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, देख रहे हैं ना क्या सिद्धांत दिया। देखिए हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक ही प्रश्न के उत्तर नहीं रहते हैं, वहां आपको क्या देखने होंगे कि एक प्रश्नों में कई कंसेप्ट होते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि क्वेश्चन जो भी बनाते हैं उस पर डिस्कशन कीजिए। ठीक है, इससे क्या होते हैं, कई कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का क्या दिया, सिद्धांत दिया के अनुसार सजा, तो सजा और आज्ञा पालन की बात यानी पुरस्कार और दंड की बात होती है, टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है, तो प्रथा पूर्व चरण, प्रथा पूर्व चरण, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, उसके बाद प्रथागत हो गया क्या, नैतिक, चलते आ रहा, हाँ, इसको पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। प्रथागत को क्या बोलेंगे, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, यानी कि पहले की जो चलते आ रहा है उसको चला रहे। जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति गलती करते हैं और उस गलती के लिए आपको क्या दी जाती है, सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिए जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि वो गलती यानी कि टालने के लिए ये गलती जो है, गलती जो सजा में बदल गई, इसको फिर हम क्या कर दे, माफी पर आधारित कर दे, सुधार पर आधारित करेंगे। तो क्या है, नियमों का पालन करेंगे ना, जैसा कहेंगे वैसा करिएगा ना कि मैम अब से गलती नहीं होगा, अब जो है ना हम आपको जो है कोई मौका नहीं देंगे। तो ये क्या है, सुधार है। ठीक है, तो जिससे हमें नियम का क्या करना होगा, पालन करना होगा। तो ये आज्ञा और क्या होती है, सजा यानी पुरस्कार और दंड देने वाली बातें होती है। ठीक है, जो कि क्या है, प्रथा पूर्व चरण, ये प्रथा से ही चलती आ रही है कि भाई बच्चे अगर गलती करते हैं और एक्सेप्ट कर लिए तो उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये ठीक है। उसके बाद है अमूर्त, तो जान गए, अमूर्त जो कि क्या है, मूर्त के बाद यानी कि जो काल्पनिक, कल्पना पर आधारित हो। ठीक है, प्रथागत यानी कि क्या, चलते आ रहा है, प्रथागत यानी चलते आ रहा है, यानी जो वर्तमान में, वर्तमान की बातें हो रही है। ठीक है, चलती आ रही है। और उत्तर प्रथागत का मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर नैतिकता का स्तर, यानी कि उत्तर या पश्चिम नैतिकता का स्तर। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसलिए ये नहीं होगा, क्या होगा, प्रथा पूर्व चरण होगी। कोई दिक्कत बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य, यानी सुसाध्य मतलब आसान करने के लिए, ठीक है, सुसाध्य करने के लिए, आसान करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, पहला है जिसमें संकल्प यानी कि कॉन्सेप्ट, कल भी बताए थे, संकल्प रहे या संप्रत्यय रहे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। बिल्कुल सही कि बहुत ही पढ़ रहे हैं तो बहुत जटिल था, लेकिन मैम ने ऐसा समझाया कि उसको आसान बना दी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चलिए, दूसरा है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दी। ये नहीं है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, या विभिन्न संकल्प है। ठीक है, तो यहाँ विभिन्न संकल्पों यानी कि वेरियस कॉन्सेप्ट, यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बीच अगर हम संबंध खोजेंगे तो इससे हमारी और भी लर्निंग प्रोसेस क्या होगी, आसान होगी। हम किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आसानी से कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए ये क्या है, ए से ज्यादा अच्छा है। ठीक, उसके बाद चौथा है जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंदता, ये रॉन्ग। ठीक है, तो प्रतिद्वंदता नहीं होता। ठीक है, तो अब ए और सी में हम क्या देखेंगे कि यहाँ जो भिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, तो उसे हम अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, किसी को कंसेप्ट दिक्कत, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? नहीं मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए आते हैं लेव वाइगोवस्की। लेव वाइगोवस्की का सिद्धांत, वाइगोवस्की कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, कुछ नहीं, अनुवांशिकता की बात तो भाई वाइगोवस्की किया ही नहीं है। ठीक है, चलिए, संज्ञानात्मक विकास में यहाँ देख रहे हैं कि सांस्कृतिक है। ठीक है, तो इससे हम पकड़ सकते हैं सांस्कृतिक उपकरणों का, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को क्या करता है, मतलब कि बढ़ावा देता है, यानी कि इसका सिद्धांत लेव वाइगोवस्की का। ये सही है। समाजीकरण के जीव पारिस्थितिक मॉडल, ये वाइगोवस्की ने नहीं दिया था। ठीक है, जीव पारिस्थितिक मॉडल की बात जो है वाइगोवस्की नहीं करता है। अभिप्रेरणा पर आरोपण यानी दबाव, ठीक है, प्रतिरूप के प्रभाव में। ठीक है, कि देखो अल्लाह का बेटा जो है IAS बन गया और तुम कुछ नहीं कर रहा है, ये एक प्रकार का क्या है, आरोपण है। एक मॉडल प्रतिरूपण, यानी उस बच्चे का आपने क्या किया, एक मॉडल तैयार किया और उसका लेकर के, इसका एक रूप लेकर के आप अपने बच्चे को ताना देते हैं, तो जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आरोपण प्रतिरूपण। आई बात समझ में? ठीक, चलिए ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नहीं ना होगा, नहीं ना होगा, ये 2 नंबर होगा। तो क्या होगा, 2 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है कि क्रिकेट पर क्या है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। भाई लड़का से पूछ रहा है, लड़की से नहीं है, बिल्कुल पता चल रहा है कि लैंगिक क्या है, पक्षपात है। ठीक है, कि भाई लड़की तो कोई काम की नहीं होती है, जब आप कुछ दूर जानती भी नहीं है, लड़का सब जानता है। ठीक है, तो ये पूरा अध्यापक की यह जो क्रिया है, लड़का से पूछना और लड़की से नहीं पूछना, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, जेंडर पक्षपात का। ठीक है, जेंडर मतलब लिंग, लड़का या लड़की को हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हम देखेंगे कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं का, नहीं, ज्ञान की सक्रिय, यहाँ होगा ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया का, इसको मानते हैं।
किसी भी तरह से पाठ्य पुस्तक के समापन को नहीं, बच्चा समझे कि नहीं समझे, अपना सिलेबस को खत्म कर दो, क्या इस पर देना चाहिए? नहीं, और यहाँ दंड आधारित है, ऐसे भी ये निगेटिव है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? भाई प्राथमिक कारक पुस्तक नहीं है, ये सामाजिक है। निकटतम परिवार, निकटतम परिवार होगा। माता पिता का कार्यस्थल, कहाँ जॉब करते हैं, ये नहीं करते, ये सब समाज के यानी द्वितीयक वाहक हैं। ठीक है, अस्पताल वगैरह द्वितीयक या गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह यानी एज ग्रुप जीन पियाजे के कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 जो है अवस्थाओं को दिए हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में एक ही अर्थ जानते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो सेंसरी ये है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 साल। ठीक है, यानी जिसको 0 से 2 साल, जन्म मतलब 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 2 ईयर। ये हो गया क्या आपका कौन सा? संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, और संवेदी प्रेरक अवस्था के बाद 2 से 7 क्या हो जाएगा? शेषावस्था, सबका माथा फोड़ देंगे। पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और 7 से 10 क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सब अभी इस टाइम में खाइएगा ना सबको, तो सबका एकदम पेट फाड़ देंगे। ठीक है, हम आपको कितना बार समझाए हैं कि जब विकास की जब केवल हम विकास की बात करेंगे ना, तो विकास के क्या है, मतलब कि 4 अवस्थाएं हैं रॉस के अनुसार। ठीक है, या विकास की अवस्था नहीं पूछ रहा है, विकास के संज्ञानात्मक विकास पूछ रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे आपको कितना बार बोले हैं कि उसको इनसे टैली मत करिएगा। यही ख्याल रहे। ठीक है, कुछ नहीं भागता है, आपको हम बार बार बोले हैं। वहाँ संज्ञान रहेगा नहीं, जब केवल विकास देगा तो वहाँ आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, समझे। और यहाँ जब जीन पियाजे की बात आ जाए और संज्ञानात्मक विकास से अगर आपको कोरिलेट करेंगे तो वहाँ सीधे कहिएगा कि संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने 4 भागों में बांटा था। पहला था संवेदी प्रेरक अवस्था, या आपको मतलब इन शब्दों को बदल देगा तो कहेगा इंद्रिय जनित अवस्था, या और भी शब्द को बदल दे तो इंद्रिय गामक अवस्था, या अगर नहीं इन तीनों में पकड़ पाए तो इंग्लिश मीडियम में भी दिया रहता है, वहाँ सेंसरी मोटर स्टेज याद रखिएगा, जिनकी उम्र क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। इतना समझे। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, और है एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। और लास्ट क्या होता है भाई? लास्ट क्या होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 साल से ऊपर होती है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ क्या कह रहा है भाई? मूर्त संक्रियात्मक। अब आंसर मिल गया, 7 से 11 वर्ष। किनको समझ में नहीं आया? ये तो दे दिए थे तो सही था मैम, लेकिन ये
समूह बनाना याद था 7 से 11 अवस्था हम सीक्वेंस बता दिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम इसको गांठ बांध लीजिए। और इसका जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोवस्की और क्या कहते हैं लॉरेंस, हाँ ये नहीं स्किनर तो अधिगम से है, ठीक है, नहीं वो सब नहीं। आप मतलब कि कोहलबर्ग, वाइगोवस्की, जीन पियाजे, ये तीनों के सिद्धांत को एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अगर भूलिएगा तो 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। तीनों स्तर, हाँ बिल्कुल। कंफ्यूजन, बस क्वेश्चन बनाते बनाते वो कंफ्यूजन को खत्म कर देना। हम लोग जितने भी क्वेश्चन, हाँ कितना लाते हैं, अच्छे लाती है, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ एक बातें हम क्लियर करना चाहेंगे कि आप लोग डेली क्वेश्चन बना रहे हैं ना, और डेली क्वेश्चन में देखिए कि नैतिकता से पूछता है, संज्ञान से पूछता है। तो कभी आपके जहन में हुआ कि भाई कोहलबर्ग मतलब कि संज्ञान से और नैतिकता से मतलब इतना कंसेप्ट ले कि भाई क्वेश्चन ही ना मेरा छूटे? लेकिन नहीं, वो चीज, वो स्टेमिना आप लोग में है ही नहीं, ठीक है। मतलब कि क्या कहते हैं, गलतियां को बार बार दोहराने की क्या है, आपकी आदत हो गई, ठीक है। तो ये पकड़ने का, जो एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं इसको ये पकड़ने को होता है। बड़ी अरे ये कल भी पूछा, आज भी पूछा, जैसे आज एक क्वेश्चन आप रूब्रिक से पूछ रही थी, ठीक है, ये भी बार बार पूछ रहा है, तो उसके कंसेप्ट को आप क्यों नहीं क्लियर कर लेते हैं? तो ये चीज आपको खुद सेल्फ करना होगा। नहीं होता है तो आप पूछिए, एक्स्ट्रा टाइम में पूछिए, ठीक है, मेहनत करना होगा, जिज्ञासा आपको जगानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है आप एक अध्यापक हैं, यानी एक टीचर हैं, जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। सही बात है, जैसे हम एक टीचर हैं तो हम सभी जानते हैं, अरे दे तो एक जैसा रहे हैं लेकिन सीख बच्चा अलग अलग तरीके से है, ठीक है। तो आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। सही बात है, ठीक है। उसके बाद केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, ये भी नहीं करेंगे। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, बिल्कुल। जैसे कि यहाँ है आपका कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, जैसे हम समझा रहे हैं और सभी एक समान नहीं समझ रहे हैं, तो बगल में गुड़िया जी कहती हैं कि मैम सब तो समझ गए लेकिन हम नहीं समझे, ठीक है, हमको फिर से ऐसा समझाइए कि हम एकदम समझ जाएं, ठीक है। तो ये चीज जब करते हैं तो यानी कि बच्चे अलग, उनके संज्ञान अलग, उनकी मानसिकता अलग, ठीक है। तो इसलिए भाई अलग अलग तरीकों को एक टीचर को अपनाना चाहिए और उसे सिखाने की का पहल करना चाहिए। एक क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, यहाँ समान है ना सबनम जी, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। हम एक समान करेंगे तो क्या है, थोड़े होगा। माने कि कोई सीख रहे हैं कि 2 जोड़ 2 बराबर 4, टीचर में वह गुण होना चाहिए तो कि अलग अलग एक ही अलग अलग बच्चों को, हाँ अलग अलग तरीकों से, यानी कि एक टीचर को 2 से 3 तरीकों से एग्जाम्पल लेना चाहिए। परिभाषा माने एक होगा लेकिन एग्जाम्पल क्या होंगे, अलग अलग होंगे ना, तो हम अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। हम समावेशी शिक्षा का यूज करने लगे, इसलिए हम क्यों यूज करने लगे? क्वेश्चन तो एकदम कह रहा है भाई कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। तो आप जब अलग अलग तरीकों से बच्चे जब सीखते हैं तो टीचर एक तरीके से कैसे समझाएंगे जो समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग तरीकों पर क्या हो, आधारित हो। ऐसे तकनीक को एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, या ऐसे आकलन योजना का निर्माण करना चाहिए। तो राइट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठंडा लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है कि लेव वाइगोवस्की का कौन सा सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ बार बार आता, पाड़ आए, बांधना आए, सहारा आए, इसके फोल्डिंग आए, मतलब मचान आए, ढांचा आए,
संरचना आए, सहायता आए, मतलब एक। समझ में आना है? यही इस क्वेश्चन में हमको भी लगा। पाड़ वाला क्वेश्चन देखिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन को बनाते नहीं है, वो बार बार आया, बार बार आया है। ठीक है, जब से दे रहे हैं इसके फोल्डिंग, जैसे कि क्या कि कोई क्वेश्चन अगर आप बोल रहे हैं, भूल गए, जैसे भूल गए तो हम कह रहे अरे ये होगा, हिंट दे दिए, इसके folding वो इसके फोल्डिंग हुआ। जैसे हम कहते हैं कि ये होमवर्क आपको बना के आना है, आप कहते हैं मैम ये तो नहीं बनेगा हमसे, हम कहते अरे बनाइए ना, नहीं बनेगा तो अब कोशिश करिए ना, हम है ना, कहते हैं ना। तो ये एक प्रकार का पाड़ है, ये एक प्रकार का क्या है, सहारा है, एक प्रकार का इसके फोल्डिंग है। ये सारे का हिंदी मीनिंग जो होगा सीधा इंग्लिश में एक चीज होगा, इसके फोल्डिंग। क्या होगा? इसके फोल्डिंग। कोई दिक्कत? इसके फोल्डिंग के बाद है मचान, मचान, ढांचा, संरचना, सहायता। बार बार इसको भूल रहे हैं आप लोग, भूलेंगे नहीं। अच्छे अच्छे मार्क्स जो है आप लोग छोड़ दे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के मार्क्स छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पाड़ा हम समझ गए क्या होता है। तो समस्या के समाधान हेतु तो स्थिर पद दर पद निर्देश देना। स्थिर है भाई, स्थिर है कि तुमको ऐसे ही करना है, तो ये नहीं होगा। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ये भी नहीं होगा। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए, फंस जाए, तो उस समय संकेत और इशारा देना, यानी बच्चे को सहारा देना। ठीक ठीक, सही जा रहे हैं, बोलो बोलो। तो इस तरह से जो हम करते हैं एक प्रकार का पाठ है। ठीक है, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रीना जी समझ में आ रहा है ना? जी मैम। ठीक है, यहाँ समझ में आएगा, घर में भूल जाएंगे। ठीक, चलिए। फिर इसको बनाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जाता है। नहीं, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग बुद्धिमत्ता का हम परिचय देते हैं। ऐसा नहीं कि 2 किलो बुद्धि है तो 2 किलो बुद्धि लगाएंगे, ऐसी बात नहीं। वहाँ जरूरत पड़ता है तो 20 किलो बुद्धि भी लगा देते हैं, लगा देते हैं ना। तो ये क्या है, कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता दोनों में अलग बातें हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका एकदम नहीं होगा। दूसरा है बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में अनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल भूमिका होती है। ठीक है, चलिए। तीसरा है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। एकदम नहीं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने में तेज हैं तो भाई दौड़ने में भी तेज हो। ठीक है, या मैथ में तेज हैं तो जरूरी नहीं है कि हम हिंदी में भी तेज हों। आई बात समझ में? तो उच्च बुद्धिमत्ता वाला प्रतिभाशाली बच्चा अगर मान के चलिए वो हर क्षेत्र में रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ये सही है कि बुद्धिमत्ता जो होती है, इंटेलिजेंसी जो होती है, वो विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ठीक है, चलिए, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय तक नहीं होना चाहिए, 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, पहला है आत्मसातीकरण, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आत्मसातीकरण कि वो पर्यावरण में जब कुत्ता देखती है तो कुत्ता क्या है, एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, तो उसी तरह जब वो घोड़े को भी देखती है तो वो घोड़ा को भी कुत्ता समझती है, क्योंकि वो एक मतलब ज्ञान जो है जानवर वाली ज्ञान
वो क्या कर रहा है, कर ली है, ग्रहण कर ली है। ठीक है, तो जिसको कि समावेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लूजन। कि जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि मैना और गौरैया को पहचानने में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन, क्योंकि हमने उसके रंग और उसके मतलब आकार वगैरह सब चीज को एक जैसा क्या करते हैं, आत्मसात कर लिए हैं। तो कहते हैं कि नहीं मैना है, तो कोई कहते नहीं गौरैया है। तो उस तरह से जो होता है तो इसको कहते हैं आत्मसातकरण। यानी कि ज्ञान को जब आप एक ही पर्यावरण पर आधारित रख करके उसको ग्रहण कर लिए हैं, यानी अन्य जीवों को, अन्य तथ्यों को, अन्य वस्तुओं को जब दूसरे तथ्यों के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समावेशन कहते हैं या आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतीकात्मक नहीं होगा। ठीक है, ये साइन नहीं होता है। ठीक है, पदार्थ अस्थायित्व की तो बात है ही नहीं, और अस्थगित होगा यहाँ। ठीक है, अस्थगित अनुकरण ये भी नहीं है, नकल की बात ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण यानी समावेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रही है ऑनलाइन वाला बच्चा। मैम सी का क्या होगा, पदार्थ अस्थायित्व? पदार्थ अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। बच्चा जो करने लगता है ये मेरी मम्मी का है। ठीक है, ये मेरा है सामान। ठीक है, यानी कि पहचानना, वस्तु को पहचानना। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल आगे बढ़े, बताया जाए। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कह रहा है भाषा एवं विचार लेव वाइगोवस्की क्या सुझाते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। बिल्कुल करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करेगा या संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करेगा? हाँ, क्योंकि संज्ञान जो होते हैं जन्मजात होते हैं, संज्ञान के आधार पर ही भाषा का अधिगम किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। रुकिए ना, मैम बी नंबर दिया तो गलत हो गया। एक मिनट। ठीक है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है। ठीक है जी, बोला जाए। क्यों नहीं यह है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी कि एक निर्देश देती है, और यहाँ है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित देती है। तो सबसे पहले भाषा होता है बच्चे में कि संज्ञान होता है, पहले ये बताइए। संज्ञान होगा तब ना भाषा होगा। संज्ञान होगा, आएगा ना, संज्ञान होगा। तो पहले संज्ञान, तो पहले यहाँ संज्ञान है ना, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करेगी। यानी कि कोई भी भाषा को जब अधिगम करते हैं, हम सीखते हैं, तो हमारा वहाँ पर कौन सहारा देता है, संज्ञान। ठीक है, सीखने का यानी ज्ञान अर्जन करने की जो बातें होती है वो संज्ञान पर आधारित होती है। संज्ञान है तभी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैसे हम कहें कि ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, भाई क्यों कहिएगा 2 और क्यों कहिएगा 5, क्यों कहिएगा 8 है? तब ना मैम 2 और 5 8 बोले। ठीक, बिल्कुल, तो समझिएगा तब ना भाई। तो जो आप समझ रहे हैं, नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख जाएगा, कॉल आने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैम तो ये दिए थे, ठीक है, तो इसलिए पहले संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास भाषा को जितना हमारा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान क्या होगा, विकसित होगा। तो संज्ञान के विकसित होने से संज्ञानात्मक विकास होते हैं, और जितना संज्ञानात्मक विकास होगा उतनी ही हमारी भाषा क्या होगी, प्रभावित होगी, यानी कि निर्देशित होगी। बी नंबर ही आंसर बी होगा। हाँ बी होगा ही। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर में ये दिया था। नहीं, ये दिए थे। छोड़िए ना, जो दिया है हम क्या बोले, पत्थर का लकीर नहीं होता है, कंसेप्ट लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
बच्चों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को किस प्रकार सुसाध्य यानी आसान किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा नहीं, लगातार अभ्यास और दोहरा कर नहीं, केवल अनुकरण द्वारा नहीं। तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करके और एक है लगातार अभ्यास और दोहरा करके। तो क्रिएटिविटी में क्या होगा भाई? अन्वेषण होगा। क्या होगा? अन्वेषण यानी खोज पर आधारित होती है। तो खोज को हम प्रोत्साहित करके सृजनात्मकता को हम क्या करेंगे? सुसाध्य कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम भी तो सीधे केवल नेगेटिव में लीजिए जब क्रिएटिविटी का मतलब समझ जाइएगा। क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं सिर्फ खोज पर आधारित बातों पर क्या करते हैं? पहल करते हैं। ठीक है, देखिएगा कि बच्चे को खिलौना दीजिएगा तो खिलौना तोड़ देता है, देखता है कि खिलौना कैसे बना। तोड़ने का मकसद है कि वो देखना चाहता है कि खिलौना कैसे चलता था, क्या क्या मशीन लगी। या कोई कोई बच्चा को देखिएगा कि पंखा का मोटर निकाल करके वो क्या करता है? पंखा का नहीं, मोटर निकाल करके बैटरी से मतलब कि इसे पंखा से उसे गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। ठीक है, ये क्या है? क्रिएटिविटी। और वही बच्चा आगे चल करके क्या इंजीनियर बनता है। ठीक है, या मतलब कि गणितीय क्षेत्र में या वैज्ञानिक बनता है, साइंटिस्ट वगैरह बनता है। ठीक है, चलिए तो अन्वेषण और खोज को क्या करेंगे? हम प्रोत्साहित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि गुणज वैकल्य यानी कि क्या बोलेंगे इसको? कैलकुलेशन डिसेबिलिटी, है ना? कैलकुलेशन डिसेबिलिटी, जिसको कि डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। ठीक है, यानी गणना और क्षमता को, गणितीय और क्षमता को हम क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं। गति विषयक औसकता ये नहीं है। दूसरों के प्रेरकों या इरादों को समझने में प्रभावित से ये भी नहीं होगा। सांगीतिक योग्यता से नहीं, गणितीय संकल्पनों के अधिगम में भूमिका। ठीक है, यही होगा। यानी कि गणित के जो कॉन्सेप्ट है इसके लर्निंग में क्या होती है? प्रॉब्लम जब होती है, बच्चे जोड़ घटा गुणा भाग या गणितीय तथ्यों को जब नहीं समझते हैं तो ऐसे बच्चे जो हैं गणितीय और क्षमता के शिकार होते हैं, या इसको क्या बोलेंगे? गणितीय कठिनता से संबंधित होती है, या गणितीय वैकल्य से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं। वैकल्य का क्या इंग्लिश में नहीं होगा? और क्षमता डिसेबिलिटी यहाँ लिखा है। हाँ, डिसाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कंसेप्ट क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी पढ़ाया गया था आप सभी को। जी मैम। आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। भाई कितना प्रावधान था? 25% है। ठीक है, इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए ठीक है, ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है पहला कह रहा है कि भाई भेदभावात्मक ये तो एकदम नहीं होगा। भेदभाव आरटी की बात नहीं है। ठीक है, अलगाववाद भी नहीं है। ठीक है, अब बचा साम्यता पर आधारित और एक है समानता पर आधारित। ठीक है, तो साम्यता और सामान्यता में क्या अंतर है? समानता मतलब बराबर। समानता यानी कि इक्वलिटी। ठीक है, और साम्यता यानी कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, साम्यता जैसे कि क्या शरबत पीते हैं, शरबत में क्या है कि पानी और चीनी क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्या है? साम्य है, यानी कि किसी भी चीजों में मतलब किसी भी वातावरण में अपने आप को क्या करना, मतलब कि घुल जाना, पता ही नहीं चले कि भाई बाहरी आदमी है। एक तो वो अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो साम्यता पर आधारित और
दूसरा है समानता पर आधारित। तो आरटी किसकी बात कहा है, अब समझिए आइए। समानता पर होगा मैम, समानता साम्यता पर आधारित, यानी कि जब आप एक टीचर हैं, अलग अलग बच्चे होंगे, वह बच्चे को फील नहीं होने देना है, घुल मिल जाना है एक साथ। हाँ ऐसा घुल मिल जाइए बच्चा को ये नहीं लगे कि हम कमजोर हैं तो टीचर हमारे जो है हमें मतलब कि लाइक नहीं करते हैं या हमारे प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं या हमारे से जो है अलग थलग व्यवहार करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। यानी कि घुल मिल करके बच्चों को क्या करना, शिक्षा देना। ठीक है, ये है साम्यता। साम्यता को एक बार फिर से किसी वातावरण में घुलना, किसी वातावरण मतलब कक्ष वातावरण में या किसी वातावरण में अपने आप को मतलब घुलना मिलना। ठीक है, इसको साम्यता। और समानता जैसे कि क्या है, हमारे संविधान में क्या है, समानता का अधिकार है। जाति धर्म लिंग के आधार पर हम क्या है, समान है, वो अलग चीज है। तो वहाँ अधिकार, समानता में अधिकार की बातें आती है। लेकिन यह टीचर के लिए है कि भाई क्या करना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए। जैसे कि क्या टेस्ट होता है, कोई इतना नंबर लाते हैं कि लगता है कि हमको बेहोशी का दौरा लग जाएगा। ठीक है, और कोई इतना कम लाते हैं तो उससे भी लगता है बेहोशी का दौरा लग जाएगा। दोनों स्थिति में बेहोशी का दौरा लगता है हमको, क्या सौरभ जी? अरे ज्यादा लाते हैं तो भी लगता है भाई कितना ले आया। ठीक है, बहुत अच्छा। और एक कम लाता है तो वो भी चिंता हो जाता है भाई क्या करेगी। ठीक है, तो इस तरह से तो ये होता है भाई क्या कि समानता। तो वहां दोनों स्थिति में क्या है कि भाई अधिकार वाली बात होगी तब समानता। ठीक है, जैसे कि कहेंगे कि ये पेन जो है ये मतलब कि इससे क्या है, समान है, यानी कि इसको हम समान कहेंगे नहीं। ठीक है, तो ये असमानता पर है। ठीक है, अगर पेन को हम दूसरे पेन से अगर कंपैरिजन करें तो ये क्या है, समानता है। ठीक है, अगर मान के चले पानी में अगर नमक मिला दे, पानी में अगर चीनी मिला दे तो पता चलेगा कि नमक और चीनी है, साम्यता है। चाय बनाते हैं तो क्या है, चाय पत्ती और चीनी क्या हो जाता है, दूध क्या हो जाता है, सब मिल जाता है और एक अलग रंग दे देता है। तो उसी तरह एक टीचर को है कि जब बच्चा मतलब जब कक्ष में है तो आप चाहे प्रतिभाशाली बच्चे को पढ़ाए, चाहे सृजनशील बच्चे को पढ़ाए, चाहे अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे को पढ़ा रहे हो, चाहे मूक बधिर या मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को पढ़ाए, तो किसी के प्रति वो भेदभाव नहीं करना, सबसे लगे कि वैसे है। ठीक है, समझ में आया, किसी का पक्षपात नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा क्या होता है इसको समझिए। समावेशी कक्षा वह कक्षा होता है जिसमें कि हम सामान्य बच्चों के साथ जब विशिष्ट बच्चों को एक ही साथ एक समान शिक्षा एक ही कक्ष में मुहैया कराते हैं, ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब है तो यहाँ है एक समावेशी कक्षा में सूचना यानी इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। केवल शाब्दिक रूप से नहीं, केवल दृश्य रूप से नहीं, केवल मौखिक रूप से नहीं, बहुल रूप से करना चाहिए। बहुल यानी अनेकों रूप से करना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शिक्षा का समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया। केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल है या भाई खत्म। ठीक, अलगाववादी शिक्षा ये भी नहीं, समावेशी शिक्षा एक है, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, कौन सा मॉडल है, समकालीन नीतियों को देखते हुए क्या है कि हर बच्चों को एक ही कक्ष में सामान्य शिक्षा देने की बात क्या कौन करता है, समावेशी शिक्षा। चाहे वो विशिष्ट बच्चे हो या फिर सामान्य। विशिष्ट बच्चे हमने 6 प्रकार का देखा और बाकी तो सामान्य है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा ये नहीं है ना, समावेशी की बात। समकालीन नीतियों में समावेशी शिक्षा, सभी पढ़े सभी बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े।
लिखा है ना? स्लोगन रहता है उसका। डी नंबर एक बार सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, यानी कि एकीकृत का मतलब क्या होता है? शामिल करके उसके बाद आप उसको एक ही विषय पर एक ही विषय पर चर्चा कराइए, ठीक है? जैसे मान के चलिए कि क्या है, जैसे कंबाइंड क्लास चलता है ना? कंबाइंड क्लास, हाँ बिल्कुल सही। जैसे कंबाइंड क्लास चला, टीचर का अभाव है, ठीक है, बैठने का अभाव है, बहुत तरह के भौतिक संसाधनों का अभाव है, तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि कई क्लास के बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं और उसे एक ही विषय, चलो आज यही पढ़ते, जबकि वो पढ़ना है, उनके साथ साथ अन्य विषयों को भी पढ़ना है। तो उसको हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, यानी एक ही शिक्षा पर हम फोकस कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? 21 कह रहा है अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो एकदम सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों और गलतियों का अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, यही आंसर होगा, यानी गलत के सेंस में अगर कह रहे हैं तो ठीक, और ये सही के सेंस में क्या है? गलत है, ठीक है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, हाँ भाई है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से नहीं, ये भी क्या है? ये आपका सही है, सही है, लेकिन यहाँ पर क्या देखे, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, ठीक है, और अनुरेखीय रूप से नहीं, यानी कि चक्रीय रूप से यानी चारों ओर से, ठीक है, चारों तरफ से होती है, ये बात तो सही है, लेकिन अनुरेखीय रूप से नहीं, यानी कि हम किसी एक ही अधिगम की ओर जो है अधिगम नहीं करते, एक ही क्षेत्र की ओर अधिगम नहीं करते, ये बात क्या है आपका? सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत है। तो सही क्या है भाई? बी है। आई बात समझ में? नहीं समझे? कह रहा अधिगम चक्रीय, चक्का देखे हैं, चक्का गोल गोल घूमता है ना, चक्का गोल गोल घूमता है, ठीक, तो इसका कोई किनारा है नहीं है ना, तो चक्का गोल गोल घूमता है, नहीं चारों ओर घूमता है, 6 ओर 10 ओर 20 ओर जो बोलिए, हर ओर, ठीक, घूमता है, यानी अधिगम हर ओर सीखा जाता है, ठीक, ये तो सही है ना, ठीक। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, हम लोग ये अधिगम कर रहे हैं, बाहर में जो मतलब कि टोकरी में सामान बेच रहा है तो वो नहीं सीख रहा है, उनके पास डिग्री नहीं तो वो भी सीख रहा है, और हर क्षेत्र में वो भी सीख रहा है, उनको भी जो है नॉलेज हो रहा है, और हमें तो हो ही रहा है। अनुरेखीय रूप से, यानी कि किसी एक रेखा की ओर अग्रसर होती है अधिगम, कि भाई पढ़ रहे हैं तो पढ़िए रहे हैं, ये तो सही है ना। अरे जैसे कि हम लोग बहुत चीज जानते हैं, लेकिन अभी जैसे बहुत चीज जानते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, लेकिन आप यहाँ क्या है, सीटेट पर फोकस कर रहे हैं, तो सीटेट पे फोकस करिएगा तब ना सीटेट की ओर अग्रसर होइएगा। तो यहाँ अगर हम ये अधिगम को अगर हम सोचेंगे मेडिकल भी पढ़ ले, हम इंजीनियरिंग भी पढ़ ले, हम सीटेट भी पढ़ ले, तो कहीं मतलब सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अनुरेखीय होना पड़ेगा ना, तो अधिगम अनुरेखीय रूप से नहीं, यानी कि एक ही ओर जो है वो नहीं होती है, ठीक है, ये चारों ओर होती, जिस ओर ध्यान दीजिएगा होगा, जिस ओर नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका सही है, ठीक है, इसलिए यहाँ सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? यही ना होगा, एकदम में क्वेश्चन के अनुसार अगर ऑप्शन देखा जाए तो भाई एक गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो ये सही है। आई बात शबनम जी? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर्स और गलतियां, ठीक है, मिस्टेक, ये अप्रासंगिक है, यानी कि कोई इससे प्रसंग से, कथन से कोई तालमेल नहीं है। ऐसा है, जो भी सीखते हैं तो क्या है, उसका उद्देश्य होता है, सीखने का एक उद्देश्य होता है, प्रासंगिक होता है, किसी प्रसंग से जुड़ा होता है, किसी कथन से जुड़ा होता है, किसी तथ्यों से, बातों से जुड़ा होता है। प्रासंगिक निगेटिव, प्रासंगिक पॉजिटिव, अप्रासंगिक निगेटिव, हाँ, ठीक। दीदी सुनिए ना शबनम जी,
इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, क्या दिया है, अधिगम प्रक्रिया में हम त्रुटियां डी और मान गलती अप्रासंगिक है। मतलब आप अगर कुछ सीख रहे हैं ना तो उसमें गलती आपका होना ही नहीं चाहिए। जबकि क्लियर शब्द में कहा गया है अधिगम में त्रुटि जो है ना वो तो जरूरी एकदम- है। हाँ, तो वही चीज वहाँ पे दिया है कि यह कथन जो रहा पर ये जो कथन कर रहा वो गलत है। बच्चे को बारंबार यह बोलने हैं कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है। अगर बच्चे को बार बार कहते नहीं, हैं ऐसा नहीं कि बोलना तुम सीखने लायक नहीं हो, अधिगम मतलब सीखना, सीखने लायक नहीं हो, तो किस संभावना को बढ़ावा देगा ये? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, डिसमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल सही है, वही क्वेश्चन ठीक है, बार-बार बोलना। ये सही है। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी? नहीं भैया, नहीं ठीक है। बच्चा अधिगम के प्रति विपरीत हो जाएगा? नहीं। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए। पड़ेगा प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या समाधान की बातें हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? पहला है उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान दे करके। सही है। अगर बच्चे का जैसे कि क्या है, ऑनलाइन शिक्षा यानी शिक्षा प्राप्त करना एक क्या है, समस्या है। सीखना एक क्या है, समस्या है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे भाई? तो भाई ठीक है, नहीं समय है, लेकिन घर में जा करके आप क्या करिए, शिक्षा लीजिए। तो इसके लिए हमको अप्रोच देना होगा ना, साधन देना होगा ना, उपागम देना होगा ना। अभी जो मोबाइल है, ये सब जो मतलब खर्च जो हो रहा है किसके लिए? जिसके पास प्रॉब्लम है भाई कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान दे के हम इसका समाधान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को मानक प्रारूपों पे प्रस्तुत करके। नहीं मैम, वो जो आप फर्स्ट का जो लाइन है ना, उपकरण परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान दे करके, वो गलत हो जाएगा। परंपरागत इस्तेमाल का मतलब क्या हो गया, जैसे पहले मानिए क्लास में पहले वो जैसे चलती थी वैसे ही चला रहे बोर्ड हैं, चौक से पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो उसी तरीका से पढ़ाते नवाचार पर आधारित ना होना। हाँ, ठीक है, वो निगेटिव हो गया। समस्याओं के मानक प्रारूपों पे प्रस्तुत करके, तो ये सही होगा तब। नहीं, वो तो और गलत हो गया। नहीं, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है इस पर जाएंगे। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी होगा। एक मिनट रुकिए ना। तो देखिए, उपकरणों या सामग्री को यहाँ परंपरागत को अगर वैकल्पिक रहता, विकल्प रहता, तो ये फिर सही होता यहाँ पे। हाँ, तब ये निगेटिव है। समस्याओं को मानक प्रारूपों पर, मानक प्रारूप यानी कि एक नियम पर आधारित है, तो ये नहीं होगा। समाधानों के, हाँ यहाँ वैकल्पिक है, ये बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन दिए हैं तो इनको मान करके आप कर सकते हैं। जैसे हाँ, जैसे कि अलग अलग बच्चे की समस्या और अलग अलग आपको विकल्प दिए, भाई जो आ सकते आ जाइए, जो घर से पढ़ सकते हैं घर से पढ़िए। बार-बार मानक मतलब स्टैंडर्ड यानी कि नियम पर आधारित है। ठीक है, ये दिए और यंत्रवत याद करके ये तो नहीं होगा। तो राइट आंसर सी। चीज सही बोले आप, परंपरागत इस चीज को भी आप फोकस करना है। हम यही दिए थे। लेकिन यहाँ ये भी है कि बहुत सारे टीचर अभी भी जो है परंपरागत शिक्षा प्रणाली को ही क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, सरकारी प्राइवेट में भी है, जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो अभी भी परंपरागत शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सीखेंगे नहीं, कसम खाए हैं। ठीक है, बुनने वाली सब क्या करते हैं, पर अब तो वही करती है। चलिए, तो पास लेके स्वेटर बुनने वाली। सही बोल रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट आएंगे, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प यानी कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? कौन बात नहीं, बात बाद में। संकल्प अध्यापन हेतु यानी कॉन्सेप्ट के स्टडी के लिए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? पहले संकेत कि पहले चित्र, पहले संकेत कि मूर्त सामग्री? पहले तो मूर्त सामग्री होनी चाहिए, जो मूर्त सामग्री जिसे आप आंख से देख रहे हैं। और नहीं होगा पहले, नहीं पहले मूर्त सामग्री। ठीक है, जैसे कि आपको वहाँ सर्वपल्ली राधा कृष्णन दिखाई दे रहा है, तो ये एक चित्र है। लेकिन अगर साक्षात आ जाएंगे तो ज्यादा ना आपको ये होगा, समझे? तो ये मूर्त है।
तो मूर्त सामग्री से बच्चे ज्यादा सीखेंगे, उसके बाद चित्र, उसका चित्र, और फिर आप उसको संकेत पर आधारित कर सकते हैं। राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वही हमको 2-3 ठो में कंफ्यूजन। 25 कह रहा है कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणति अभिमुखी अधिगम, ये क्या होता है यहाँ भी दिया गया है, यानी कि प्रवीणति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, जो अधिगम समझ पर जोर दे, समझने पर जोर दे, उसको हम प्रवीणति अभिमुखी अधिगम कहते हैं। ये संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण इस तरह होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धा की बात तो है यहाँ। उसके बाद यहाँ प्रदर्शन है, अध्यापक प्रधान तो नहीं होगा। सकारात्मक, सकारात्मक होगा, यहाँ सकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक और सहयोगात्मक, यही होगा। प्रदर्शन पर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। कह रहा अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य है? नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है? नहीं। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? भाई पड़ता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगम करता है कि सक्रिय संलग्नता का जरूरत है। जैसे सीटेड बहुत मैम हार्ड है, लेकिन अगर आप सीखने के लिए सक्रिय है, एक्टिव है, घर द्वार बच्चा बुच्ची छोड़ करके मतलब पूरा जान जी जान लगा दिए हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगी? उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो यानी संलग्नता जहाँ होगी, संलग्नता की जरूरत होती है, बस सीखना है, ठीक है। चलिए अब कहिएगा घर में बैठ के चाय नाश्ता पकोड़ा सब खाए और फिर हम क्लास भी करें तो दिक्कत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में क्या किस महत्व पर जोर देगा? पारस्परिक क्रियाओं पर, सही, पुरस्कार और दंड, ठीक है। उसके बाद अनुवांशिकता भी नहीं, और नम्य अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये नहीं, अटल है यहाँ। हाँ। यहाँ पे कंफ्यूजन था। अनम्य क्या हुआ? अनम्य यानी कि अनम्य, एक होता नम्य यानी क्षमा करने वाला, यानी कि पूरा पोलाइटली लचीला, नम्य हुआ। अनम्य यानी कठोर, समझे? नम्य मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला, ठीक है। मैं अब 10 मिनट लेट हो गया, अच्छे कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा लेट नहीं करिएगा, ठीक है, वो नम्य है। अगर कहे नहीं 8 बजे, अरे 8:01 हुआ तब गुस्से, चलिए बाहर रहिए, तो ये कठोर हो गया। ये कैसे हुआ मैम पारस्परिक क्रिया? ये नहीं, पारस्परिक यानी इंटरेक्शन करिएगा अधिगम के लिए समाज से, तब ना। अभी आप सीखने के लिए हमसे क्या है, ये पारस्परिक क्रिया है, ठीक है। आप कहिएगा नहीं हमको खूब आता है, हम हमसे क्या सीखे, तो आप क्या अपने आप में आता है, ठीक। चलिए तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक यानी कंपोनेंट और मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? देखिए जब आत्म परितोषण होता है, आत्म परितोषण, परितोषण का मतलब क्या? पारितोषिक वितरण जो होता है, नहीं वो नहीं है। आत्म परितोषण यानी आत्म संतुष्टि नहीं है, ठीक है, नहीं है, अपने आप से आत्म संतुष्टि नहीं है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है, नहीं है, आंतरिक है ये, ठीक है, तो ये गलत। जिज्ञासा ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, जानने की इच्छा अंदर से होती है, तो ये सही है। नकद पुरस्कार इससे क्या है, ये एक आंतरिक अभिप्रेरणा, कोई चीज नकद दे देगी, ये सब रंजी ले लीजिए, तो ये तो सब ने देखा ना, तो ये एक बाह्य अभिप्रेरणा है। रुचि ये भी बाहरी नहीं है, आंतरिक है। आपको क्या खाना, क्या पढ़ना,
पसंद है ये आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, ये आंतरिक है। मैम इसका क्या होगा? परितोषम का बी होगा इसका। संतुष्टि नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन पर का है दोस्त है क्या हमको आंसर क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सुसाध्य यानी आसान करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? छात्रों को केवल यंत्रवत रूप नहीं भाई, यंत्रवत रूप से यानी कि एक टेक्निक से, ट्रिक से सिखा देना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं। कंसेप्ट के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये भी गलत करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया हो और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। यानी जो भी प्रस्तुत किया गया हो, जो बच्चा पूर्व ज्ञान पर आधारित यानी सीखा है और जो वर्तमान में है उसे कोरिलेट करके उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभी प्रेरणा प्रभावित करेगा, संवेग भी प्रभावित करेगा, सामाजिक संदर्भ भी करेगा और शिक्षा शास्त्र उपागम भी करेगा। डी 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कितना 21 जनवरी 2022 का जो है कितना क्वेश्चन को 30 प्रश्नों पर क्या किया, आज डिस्कशन किया, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत? प्रियंका जी मतलब बना ही नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत, वो बोलिए तो हम पूरा ग्रंथ आपको दे देंगे। चलिए बस 5 मिनट दम मारने दीजिए। हाँ मैम, हाँ थोड़ा पानी